आप सब लोगों ने ओपनहाइमर देखी होगी और सोचा होगा कि वाओ, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी, व्हाट अ ग्रेट डिस्कवरी बाय यूएसए। बट वो यूएसए की एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी की स्टोरी है। क्या आपको हिंदुस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब, फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब की स्टोरी पता है? आज मैं आपको हिंदुस्तान के फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तो ये बात है मई 18 1974 की। ये उस टाइम की बात है जब हिंदुस्तान को एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। हिंदुस्तान की 70% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बिलो पॉवर्टी लाइन, जो परसेंटेज अभी 16% है। उस टाइम पे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 70% बिलो पॉवर्टी लाइन थी। ये उस समय की बात है जब हिंदुस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता था। तो मई 18 1974 को हिंदुस्तान के साइंटिस्ट कुछ ऐसे करना चाह रहे थे जिससे ना सिर्फ हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बढ़ेगा, बल्कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया, ये डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए, कनाडा, यूके, ये हिंदुस्तान को इज्जत से देखेंगे और उनके साइंटिस्ट से डरेंगे भी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पोखरन की। मई 18 1974 सुबह 8:05 जब यूएसए, कनाडा में सब लोग सो रहे थे या अपने सोने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे हिंदुस्तान में एक नया सवेरा हुआ। उस टाइम पे 8:05 पे हिंदुस्तान ने अपने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट किया और जिसकी आवाज़ पूरे वर्ल्ड में गूंजी, जिस धमाके से पूरी दुनिया की नींद खुल गई। ये बात उस टाइम की है जब हिंदुस्तान जैसे छोटे देश से ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है, और वो भी बहुत ही सीक्रेटली। किसी को पता ही नहीं चला कि हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना रहा है। ओपनहाइमर में आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए ने $2 बिलियन लगाए थे न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए। क्या आपको पता है हिंदुस्तान में कितना खर्चा आया था? मैं बताता हूँ, $45 मिलियन। दैट्स इट। $45 मिलियन में हमारे साइंटिस्ट ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया था, दैट टू मेक इन इंडिया। उसका कोई भी पार्ट, कोई भी मशीनरी बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कराई गई थी। हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने वो न्यूक्लियर बॉम्ब कंप्लीटली इंडिया में बनाया गया, एक्सेप्ट फॉर इट्स फ्यूल। प्लूटोनियम कनाडा से लिया गया था, बाकी सब कुछ मेक इन इंडिया था। हिंदुस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी लाने का पूरा श्रेय होमी भाभा और नेहरू जी को जाता है। नेहरू जी और होमी भाभा ने एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान को वो एक न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, हिंदुस्तान को वो सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। उनका सपना था कि हिंदुस्तान में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो न्यूक्लियर पावर से होगी। हिंदुस्तान को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इसी सपने को पूरा करने के लिए नेहरू जी और बाबा ने अपनी पूरी जान लगा दी। उन्हें क्या पता था कि उनका एक सपना एक इतनी बड़ी चिंगारी पैदा कर देगा पूरे विश्व में, कि उनका एक सपना इतना रंग लाएगा कि हिंदुस्तान, जिसको एक क्वालिटी नट और बोल्ट्स बनाने में भी दिक्कत होती थी, वो उसी 10 से 12 साल के पीरियड में एक क्वालिटी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पार्ट्स बनाने के लिए मशहूर हो जाएगा। इसी सपने को पूरा करने के लिए भाभा और पंडित जी ने 1948 में एटॉमिक एनर्जी काउंसिल की स्थापना की, यानी कि AEC। इस AEC का एक ही गोल था, हिंदुस्तान में न्यूक्लियर पावर को डेवलप करना। उस टाइम पे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट और होमी भाभा, उनका एक ही सपना था कि वो हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया में भी फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहते थे। और इसकी स्टोरी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो फास्ट फॉरवर्ड टू 1950 में जितने भी फिजिसिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे हिंदुस्तान के, उनका सिर्फ एक गोल था, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे थे, वो था न्यूक्लियर पावर। और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। 1945 में हिरोशिमा, नागासाकी पे जो बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन न्यूक्लियर वॉर अभी भी बहुत दूर नहीं था। उसका खतरा अभी भी पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ था। यूएसए के तुरंत बाद रशिया ने भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट किया, और ये दोनों कंट्रीज मिलके बाकी की जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको डरा रहे थे, और हिंदुस्तान को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो नेहरू जी और बाबा ने ठान लिया था कि वो हिंदुस्तान को भी एक न्यूक्लियर पावर बनाएंगे। होमी जे बाबा एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, वो एक वर्ल्ड फेमस थियोरिस्ट भी थे।
उन्होंने कैवेंडिश लेबोरेटरी से अपनी पीएचडी की थी फिजिक्स में, और होमी जे बाबा को साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत माना जाता है, उनकी बहुत इज्जत थी। The immense concentration of atomic energy has made possible other developments whose immediate results have been less happy and which have placed a pall of fear over the peoples of the world. I refer, of course, to the development of atomic and hydrogen bombs. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. So 1950 में बाबा ने यूके एटॉमिक काउंसिल को अप्रोच किया और अपने फ्रेंड सर जॉन क्रॉफ्ट से एक रिक्वेस्ट की कि आप हमें भारत में एक स्विमिंग पूल एटॉमिक रिएक्टर बनाने में हेल्प कीजिए। बाबा की रिक्वेस्ट को यूके गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, बट उनकी एक शर्त थी कि हम आपको सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल प्रोवाइड करेंगे, बाकी के जितने भी पार्ट्स, मशीनरीज जो न्यूक्लियर रिएक्टर में लगेंगे, बिल्डिंग्स, सब लोग आप तैयार करोगे, दैट शुड बी मेक इन इंडिया। बाबा और पंडित जी ने इस बात को स्वीकार किया और इंडिया के साइंटिस्ट को सिर्फ 1 साल का समय दिया गया था इस रिएक्टर को पूरा करने के लिए, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि इससे पहले भारत के साइंटिस्ट ने ना कभी रिएक्टर्स देखे थे, ना उनकी वर्किंग का उनको पता था। इंडिया के जितने भी साइंटिस्ट थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने सलाह बनाई कि हम मुंबई में इस रिएक्टर को सेटअप करेंगे, और वो जोरों शोरों से इस काम में लग गए। उस साल मुंबई में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण जिस बिल्डिंग में उनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना था उसमें बहुत ज़्यादा लीक्स की प्रॉब्लम हुई, और वो कहते हैं ना, अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। इसी कारण जो भारत के साइंटिस्ट थे वो लीक प्रूफ रिएक्टर्स बनाने में वर्ल्ड फेमस हो गए। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए लीक्स को रोकने के लिए कि दे वर नोन टू मेक लीक प्रूफ रिएक्टर्स इन द वर्ल्ड। और 1956 में भारत ने अपने देश का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, जिसका नाम था अप्सरा, जो कि अभी भी एक्टिव है। सो आप सोच सकते हो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट कितने ज़्यादा स्किल्ड थे उस टाइम पे भी। बाबा की साइंटिफिक कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी कि बाबा को रशिया ने इनवाइट किया उनकी टीम के साथ कि आप रशिया आइए और हमारे रिएक्टर्स को देखिए। सो बाबा अपनी टीम के साथ रशिया गए, उन्होंने उनके रिएक्टर्स को देखा, जाना, समझा, पढ़ा, और उसके बाद बाबा और उनकी टीम ने इंडिया में 2 और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए। सो 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया। अनफॉर्चुनेटली वो वॉर हम हार गए, जिसकी वजह से नेहरू जी एकदम टूट से गए थे। और फिर 1964 में चाइना ने अपने फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का सक्सेसफुल टेस्ट किया। उसके बाद तो इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो गया कि इंडिया भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जल्द से जल्द बनाए। लेकिन नेहरू जी, जो 1962 में वॉर हुआ, उसमें जितने भी जवानों की जानें गई, इंडिया को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, उससे टूट गए थे। ही वॉज डिसहार्टेंड बिकॉज ही वॉज डिसीव्ड बाय हिज ओन एडवाइजर्स। और 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। इस बात से साइंटिफिक कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि अगर नेहरू जी बाबा को इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद भारत के साइंटिस्ट को इतना सपोर्ट नहीं मिलता इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए, और शायद भारत इतनी जल्दी अपना न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना पाता। नेहरू जी की डेथ के बाद एक चीज़ बहुत ही क्लियर थी कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल चेंज आने वाला है। नेहरू जी की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को एक बहुत ही शांत, बहुत ही गांधीवादी प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस थे, जितने भी टेस्ट थे, उन सबको कैंसिल करवा दिया। वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, हिंसा में उनका कोई विश्वास नहीं था। लेकिन 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, और इसी अटैक का फ़ायदा उठा के होमी जे बाबा ने शास्त्री जी को मना लिया, उनको कन्विंस किया कि इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे अटैक्स फ्यूचर में भी होते रहेंगे। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो इंडिया पे अटैक करने के लिए कोई भी कंट्री 2 बार जरूर सोचेगी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट को हरी झंडी दे दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। देश ने एक बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत ही अच्छा इंसान खो दिया था। 24 जनवरी 1966 को होमी जे बाबा वियना की कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हुए, और अनफॉर्चुनेटली उनकी प्लेन बीच में ही क्रैश हो गई, और इंडिया ने एक और
होनहार एक और काबिल साइंटिस्ट को खो दिया। माना जाता है कि इस क्रैश में CIA USA की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो लोग डरे हुए थे, वो लोग परेशान थे कि होमी जे बाबा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया जैसा पिछड़ा हुआ देश भी न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करे, न्यूक्लियर पावर हासिल करे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसमें माना जाता है कि होमी जे बाबा की डेथ में CIA का बहुत बड़ा हाथ है। और होमी जे बाबा की डेथ के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी इंडिया की जो है उसको बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि होमी जे बाबा एक बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते थे, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट माने जाते थे, बहुत ही अच्छे थ्योरिस्ट माने जाते थे। उनको रिप्लेस करने के लिए आए विक्रम साराभाई। वो भी एक बहुत ही शांति प्रिय और गांधीवादी अहिंसा प्रिय साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने भी न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस थे उन सबको बंद करा दिया। अनफॉर्चुनेटली 1971 में विक्रम साराभाई की भी डेथ हो गई एंड उसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नए डायरेक्टर बने राजा रमन्ना, द मैन हु विल गिव इंडिया इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। 1972 में जब भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने राजा रमन्ना को बोला कि आप एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिवाइस बनाइए। तो उस टाइम पे P5 कंट्रीज जो थी जिसमें UK, USA, रशिया, चाइना और फ्रांस आते हैं, उन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें रूल्स पास किए गए थे कि इन कंट्रीज़ के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा और अगर कोई बनाता है उस कंट्री पे बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाएंगी, उस कंट्री की कोई मदद नहीं करेगा, न्यूक्लियर रिलेटेड चीज़ों पे उस कंट्री की कोई मदद नहीं की जाएगी, कोई मशीनरी, कोई फ्यूल उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, सप्लाई नहीं किया जाएगा। इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया और इंदिरा गांधी जी ने बोला कि आप ये डिवाइस बनाओ, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, बट बहुत ही सीक्रेटली। सो न्यूक्लियर बॉम्ब की सीक्रेसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि USA और कनाडा को पता था कि इंडिया के साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बहुत ही बिजी हैं और अगर उनको एक भी एविडेंस मिल जाता तो भारत को जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पार्ट्स और जो फ्यूल वो सप्लाई कर रहे थे वो रोक दिए जाते और इंडिया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब कभी नहीं बना पाता। तो ये मिशन इतना ज़्यादा सीक्रेट था कि पूरे देश में सिर्फ 5 लोगों को ही इसका पता था, जिसमें इंदिरा गांधी, उनके 2 एडवाइजर्स राजा रमन्ना और HN सेठना जो कि AEC के चेयरमैन या आप कह सकते हो डायरेक्टर थे उस टाइम पे। राजस्थान के पोखरण डिस्ट्रिक्ट को न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्ट साइट के रूप में चुना गया और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है क्योंकि हम ये जो ऑपरेशन है उसको बहुत ही सीक्रेटली करने वाले थे क्योंकि सबकी नज़र इंडिया पे ही थी। इंडिया के साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि इस टेस्ट को बहुत ही सीक्रेटली करेंगे और उन्होंने डिसाइड किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट जो होगा वो एक कुआं खोद के नीचे धरती के अंदर होगा। तो पोखरण के डिस्ट्रिक्ट को इसलिए चूज़ किया गया था कि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। अगर उस कुएं के अंदर पानी मिलता है तो वो पानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब के सर्किट जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उनको ख़राब कर सकता है। तो जब इंडियन आर्मी वो गड्ढा खोद रही थी तो उनको नीचे पानी मिल गया और इस टेस्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करना था। तो इंडियन आर्मी ने एक नई तरकीब सोची। तो इंडियन आर्मी आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा कुआं है जो एकदम सूखा हो और जिसको काफ़ी सालों से यूज़ ना किया गया हो। गांव वालों ने इंडियन आर्मी की मदद की और उन्होंने एक ऐसा कुआं ढूंढा जो एकदम सूखा था और जिसमें काफ़ी सालों से कोई पानी नहीं आया था। उस कुएं को न्यूक्लियर बॉम्ब की साइट के रूप में चुना गया। सो वो दिन आ गया था जब हिंदुस्तान अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाली थी। तो 8:05 पे भारत में एक नया सवेरा हुआ। हिंदुस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किया और वो पूरे वर्ल्ड का 6th और एशिया का 2nd ऐसा देश बना जिसके पास अब न्यूक्लियर पावर थी। और आप लोग अब पूछेंगे कि तो इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों पड़ा? उस दिन थी बुद्धा जी की जयंती, तो इस ऑपरेशन को हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के रूप में नाम दिया। आई होप कि आपको इंडियन साइंटिस्ट की ये इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के अपने देश, अपने साइंटिस्ट पे बहुत गर्व हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री है बट इस सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।